आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा 5वां और संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन पार्ट 2 है इसका। ये पार्ट 1 हमने करा दिया है और उसमें आपको बेसिक सारा करा दिया था। ठीक है, इस वाले वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो की एजेंसी यूनेस्को पर, यूनिसेफ पर, WHO पर, ILO पर और प्लस में एक टॉपिक मैंने और ले रखा है सुरक्षा परिषद और इसका विस्तार। ठीक है, यानी कि कोशिश ये है कि इसी पार्ट में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि दोनों पार्ट मैंने मर्ज कर दिए हैं, बाकी आप देखें और यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। टॉपिक देखिए नया जो सिलेबस आपका है इसमें जो जो टॉपिक दिया है मैं केवल वही करा रहा हूँ। अगर आप पूरी बुक और वो समझना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जो मैंने वीडियो बनाई थी आप उसे देखें, वहाँ पे A to Z पूरा बुक जो है सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, A to Z कराया है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल वही टॉपिक कराऊंगा जो आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको न्यू सिलेबस में। जैसे प्रिंसिपल ऑर्गन जो उसके जो अंग थे वो करा दिए मैंने UNO के। की एजेंसी जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO अभी कराने वाला हूँ। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद जो है और इसकी जो एक्सपेंशन की बात चल रही है, इसको विस्तार करने की बात चल रही है, इस पे कराऊंगा। ठीक है, तो कंप्लीट आपका यहाँ से सिलेबस हो जाएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यूनेस्को। तो यूनेस्को देखो, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। कई बार ना क्वेश्चन की फुल फॉर्म आ जाती है 1 मार्क्स में, तो आपको बस उतना ही पता होना चाहिए। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से यूनेस्को आपका हो जाएगा फुल फॉर्म। अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 आपको मिलेगा। ये डेट आपको विकिपीडिया वगैरह में आप देखोगे तो मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसका जो रियल में अगर देखा जाए, इसका कार्य वगैरह जो था वो 4 नवंबर 1946 से है। तो यही डेट आपको माननी है क्योंकि यही डेट आई थिंक आपके CBSE ने जो रेफरेंस दिया है वहाँ पे भी यही वाली डेट आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें। सदस्य संख्या इसकी 193 के करीब मानी जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है या जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको क्या याद रखना होता है। आपको डेट याद, पूरी 4 नवंबर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कब बना था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सदस्य संख्या जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि सदस्य संख्या जो होती है कई संगठन की आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। क्योंकि आपको पता होगा सदस्य संख्या बढ़ती भी है, कभी कभी एक कुछ सदस्य एग्जिट भी हो जाते हैं तो संख्या घटती भी है। ठीक है, तो इस तरीके से सदस्य संख्या अलग अलग भी हो सकती है। और हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, ये बेसिक होता है। और चलते हैं अब आगे, टॉपिक देखते हैं कि जो यूनेस्को है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा, विज्ञान, समाज तथा मानव विज्ञान, संस्कृति, संचार, इन सबको उन्नत बनाना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसको उन्नत बनाना, इसको प्रोत्साहित करना। यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता का प्रसार, ठीक है, और तकनीकी और शैक्षिक प्रशिक्षण और स्वतंत्र मीडिया के प्रचार के लिए भी कार्य किए गए हैं। तो यूनेस्को आपको बिल्कुल याद रखना है और शायद क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में आया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, तो आपको उद्देश्य पता होनी चाहिए। यहीं पे आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, यूनेस्को जो है वो विश्व के कुछ स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित करता है, या फिर हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगह हैं जिनको इसका दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ही आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत की बात करें, एग्जांपल में है जैसे भारत में जो आगरा का किला है, अजंता की जो गुफा है, सूर्य मंदिर जो है, वैसे तो लगभग 38 साइट मानी जाती है, लेकिन मैं आपको 38 के नाम थोड़ी ना बताऊंगा। आप 2-3 से आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगरा का किला, अजंता गुफा, सूर्य मंदिर, इनको मिला हुआ है दर्जा। अब ये दर्जा दिया जाता है अगर दुनिया में किसी स्थल को, तो कैसे दिया जाता है, किसी मॉन्यूमेंट को दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, तो उसको देखा जाता है कि वो अद्भुत होना चाहिए, खूबसूरत, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल हटकर, प्राकृतिक सौंदर्य भी हो तो भी चलेगा, उसका ऐतिहासिक महत्व हो। ये सारी चीज़ों को देखकर ही किसी स्थान को विश्व विरासत स्थल घोषित करता है यूनेस्को। भारत के लगभग 38 स्थलों को, ये संख्या जो मैं बता रहा हूँ ये भी बढ़ सकती है,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि एकदम से जैसे 38 है हमारे यहाँ पे, तो एकदम से 38 थोड़ी ना हो गए, कभी एक रहे होंगे, फिर 4, फिर 6, धीरे धीरे बढ़ के 38 आए होंगे। और 38 पे फिक्स नहीं हुए, हो सकता है किसी और स्थान को भी मिल जाए, 39 हो जाए, 40। तो ये दर्जा जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये 38 स्थल जो है भारत में, उसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान रखनी थी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मान लो अगर इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, या इससे यूनेस्को को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, इससे क्या होता है कि इस जिसको विश्व विरासत दर्जा मिल जाता है यूनेस्को के द्वारा, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ने लग जाता है, ठीक है। विदेशी यात्री बहुत आते हैं उसको देखने के लिए, कि अगर विश्व विरासत का दर्जा मिला है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। तो टूरिज्म बढ़ेगा, तो एक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस कंट्री को होगा जहाँ पे वो चीज़ें हैं। दूसरा फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे, ये देखो कि फिर ये जो यूनेस्को की तरफ से पैसा भी मिलता है उसके रख रखाव के लिए, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसकी वैल्यू भी तो बढ़ जाती है, जिस देश में जितनी ज़्यादा मतलब ये होंगे हेरिटेज साइट, उसकी वैल्यू दुनिया में वैसे ही बढ़ जाती है। तो बहुत सारे मतलब इसके फ़ायदे हो सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ऐसे स्थलों को सुरक्षित रखना, उसकी देखभाल करना, रख रखाव करना, ठीक है। तो ये बेसिक है, कुछ आपको याद रखने हैं। यूनेस्को के बाद देखो यूनिसेफ भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो यूनिसेफ क्या है, इसका पूरा नाम देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, बाल कोष बच्चों के लिए। स्थापना 1946 मानी जाती है, और इसकी जो सदस्य संख्या 193। हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। और इसके उद्देश्य या कार्य क्या है इसको समझिए। ये दुनिया भर में बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए कार्य करता है यूनिसेफ। बच्चों के स्वास्थ्य, उनको उत्तम जीवन कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए कार्य करता है। तो यूनिसेफ का जो मेन फोकस है वो फंड वगैरह देना है बच्चों के विकास के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है, जो कि आप यहाँ पे देख चुके थे। तो यूनिसेफ आपको इतना बेसिक याद रखना है। इसके बाद है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सदस्य संख्या मानी जाती है 187। 1919 में इसकी स्थापना, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ये आपको बेसिक इतना याद रखना है। इसके अलावा अब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो श्रम संगठन है, यानी कहीं ना कहीं श्रमिकों से संबंधित होगा, मजदूर से संबंधित होगा, ठीक है। तो आपको नाम से पता लग जाएगा। तो देखो, श्रमिकों की सहायता करने के लिए, यानी मजदूरों की सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। अब देखिए क्या होता था, पहले एक समय ऐसा था जब औद्योगिकरण की नीति आई थी। अगर आप यूरोप से पढ़ते हो तो उस समय में जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, उनकी जो हालत होती थी वो बहुत बेकार होती थी। उनसे मतलब काफ़ी ज़्यादा काम कराया जाता था, 12-12 घंटे उनसे काम कराते थे, लेकिन उनको पैसा बहुत कम मिलता था। और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी। मतलब बहुत एक तरह से देखा तो जाए तो उनका शोषण या उत्पीड़न होता था। ऐसे में ये जो ILO है, ये इस चीज़ का ही ध्यान रखता है कि मजदूरों के साथ कहीं पे जाति ना हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक तय किए जाते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए, जहाँ पे वो मजदूर वगैरह जो भी जिस फैक्ट्री में या जहाँ पे भी काम करते हैं, वहाँ पे सुरक्षा के उपकरण होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, स्वाभिमान की स्थिति बनाना, ठीक है। सबके मतलब सबको समान माना जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको उनके स्वाभिमान को या फिर उनको ठेस ना पहुँचाई जाए, उनको गलत गालियाँ वगैरह ना दी जाए। तो इस तरीके का मतलब वातावरण तैयार होना चाहिए, ये ILO तय करेगा, ठीक है। महिला तथा पुरुष श्रमिकों, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेना, श्रमिकों, महिला और पुरुष श्रमिकों को उत्पादन कार्य, जो भी वो जिस कार्य में लगे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें संलग्न करने और उनको प्रोत्साहन देने का भी काम है। बलात् श्रम, बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती किसी से श्रम, यानी कोई कार्य कराया जा रहा हो या फिर भेदभाव हो रहा हो मजदूरों को, तो उसको बचाना भी इनका काम है। आपने देखा होगा कई जगह पे बाल मजदूरी भी कराई जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, काम करवाना अपराध होता है, लेकिन फिर भी उनसे जबरन, कई जगह से ऐसा पता लगता है कि फैक्ट्रियों में बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। तो ऐसी चीज़ें, यानी किसी के साथ बलात् यानी जबरन किसी से कार्य करवाया जा रहा हो या किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, तो इन सब चीज़ों को भी गलत मानता है, ठीक है। तो ये सब ILO इसका काम होता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी NCERT बुक में ये चीज़ें आप ध्यान से देखोगे तो यूनेस्को पहले भी था,
यूनिसेफ पहले भी था, लेकिन केवल क्या था, बस इसका आपको फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा था और यूनेस्को, बस इतना ही काफ़ी था। लेकिन अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चलना है, जो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो WHO है यहाँ पे समझो, सॉरी WHO छोड़ो एक बार, सबसे पहले आप ये समझो, जो UN है इसकी एजेंसी वगैरह हैं, जो ये सब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी वगैरह कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या था कि पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते थे ना, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ज़्यादातर ना यहाँ से फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह के बारे में, जैसे WHO का पूरा नाम बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से बता सकते हो। UNDP का, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे UNEP भी है एक, जिसको एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऐसे UNHRC ह्यूमन राइट कमीशन, HCR हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूनिसेफ, यूनेस्को, इस तरीके से आता था। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, फुल फॉर्म तो याद रखना है, लेकिन थोड़ा सा ये जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ और इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है, जो आपके सिलेबस में नया नया जुड़ा है। चांस है CBSE में इस बार आपके जो एग्जाम होंगे आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, जो आपके नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आपको इन पर फोकस करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब ये क्या है, UNO जो है पूरी दुनिया के लिए काम करता है, UN। अब ऐसे में क्या है, UN जो है पूरी दुनिया के लिए काम करता है, तो एकमात्र संगठन कैसे कर सकता है, तो उसने अपने काम को एक तरह से बांट दिया है, या फिर एजेंसी के जरिए। जैसे WHO को क्या कर दिया, इसको ये है कि भाई हेल्थ के काम जो है, हेल्थ का पूरा WHO देखेगा। चिल्ड्रन फंड की बात होगी तो यूनिसेफ देख लेगा, एजुकेशन वगैरह की बात होगी यूनेस्को देख लेगा। ठीक है, और डेवलपमेंट की बात होगी तो UNDP देख लेगा। रिफ्यूजी की बात होगी तो उसके लिए अलग है। ठीक है, जैसे UNSCR हो जाएगा, और मानव अधिकार के लिए अलग। तो इस तरीके से अपने काम को आसान करने के लिए ये एजेंसियों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, ये इसके एजेंसी होती हैं। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब WHO समझो, WHO जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948, 194 सदस्य देश इसके माने जाते हैं, और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको बेसिक हो गया। अब ये जो WHO है इसका कार्य क्या है, काम क्या है, तो आपको पता लग गया है हेल्थ। अब आप हेल्थ आ गया है इसमें तो आप समझ जाओगे कि हेल्थ से संबंधित ही होगा। तो देखिए भारत जो है इसमें 1948 से ही शामिल है, जब ये बना था उसके बाद से। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये संगठन जो है दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए में कार्य करता है। विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य है इसका। विश्व भर के देश जो है इसमें अपना योगदान करते हैं, यानी कि फंड जो होता है इसमें आता है, वो दुनिया भर के देश इसमें पैसा देते हैं, तभी जाके फंड बनता है और उससे काम होता है। ठीक है, इसके अलावा UNO देता है, अमेरिका जैसे देश बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं WHO में। विश्व के लोग और उनके स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना WHO की जिम्मेदारी है। इसने क्या करा, इसने पूरे विश्व को 6 हिस्सों में बांट दिया, यानी अपना कार्य करने के लिए। जैसे मान लो ये वर्ल्ड का मैप है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, इस तरीके से 6 हिस्सों में बांट दिया है। और ठीक है ये, और इसका जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो कार्यालय है, ठीक है, क्षेत्र आएगा यहाँ पे, दक्षिण एशिया देशों के क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। आपको बस ये एक पॉइंट याद रखना है। WHO ने भारत में चेचक जैसी बीमारी, आज के समय में तो इतना नहीं है इसका प्रकोप, लेकिन एक समय में बहुत था, पोलियो को खत्म करना, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग, इन सभी रोगों के उपचार और इसके लिए कार्य किया है, WHO ने सहायता की है। ठीक है, याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार के टीके, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराने में भी WHO ने अपना योगदान दिया है। इसके अलावा भारत ने भी WHO में अपना जो क्या कहते हैं योगदान देता है। भारत कैसे देता है उसमें योगदान, फंड में पैसा देकर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गया आपका अभी तक के की फीचर जो हम पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो, यूनेस्को पढ़ा, यूनिसेफ पढ़ा, WHO पढ़ा, ILO पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक जो है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो टॉपिक है तो बड़ा आसान, पर इसको अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि कैसे आपको लिखना है। तो सुरक्षा परिषद आप जानते हैं, मैंने पार्ट 1 में बताया था। इसके विस्तार की क्या आवश्यकता है या इसके विस्तार की बात क्यों चलती है, इसको समझिए। देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को UNO बना, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, यानी सुरक्षा परिषद के बारे में।
अब आप थोड़ा सा ना पीछे जाओ 1945 में, और उस समय की दुनिया कैसी थी थोड़ी सी कल्पना करो उस समय के बारे में। 1945 था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, दूसरा विश्व युद्ध जो था वो उसी समय में खत्म हुआ था, आपने देख लिया। इसके अलावा दुनिया में दो गुट वाली व्यवस्था थी, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यही चल रहा था, आपने देख लिया। इसके बाद गुटबाजी में एक तीसरा गुट बना, यानी जो नेम के नाम से जानते हैं हम, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में देखते हैं। इस तरीके का चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था एक तरह से कहें तो। उस समय में यूएनओ बना था, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन आप ये सोचो कि यूएनओ जब बना है उसमें 51 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर करके यूएनओ को बनाया है, ठीक है। 51 से सदस्य संख्या बढ़ी, 52 हुई, 53 हुई, और ऐसे बढ़ते 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 यूएनओ की संख्या जो है वो 193 हो गई। क्लियर, आपको इतना एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप ये समझो कि 1945 से 2020 यानी आज के समय की बात करें, 1945 से लेकर अगर मैं 2020 तक की बात करूं, तो इतने वर्षों में यूएनओ की संख्या 1945 में जो 51 से शुरू हुई थी और 2020 में जो 193 तक पहुंच गई है, कितना बदलाव आ गया इसमें, आप बिल्कुल मानते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है या जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो सदस्य संख्या थी वो टोटल 15 थी। 5 जो थे वो परमानेंट मेंबर थे, 10 जो थे वो टेम्परेरी थे, यानी 5 स्थायी सदस्य थे और 10 जो थे अस्थायी सदस्य थे। आपने कभी ये सोचा कि आखिर इसको क्यों नहीं बढ़ाया गया? जहां एक तरफ यूएनओ में सदस्य संख्या बढ़ के 193 पहुंच गई, आम सभा में सदस्य संख्या बढ़ के 193 पहुंच गई, वहीं पे सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या 15 पहले भी थी और आज भी 15 ही है। तो जब विश्व बदल गया, विश्व का माहौल बदल गया, दो महाशक्तियां आई, उसमें से एक महाशक्ति खत्म भी हो गई, दुनिया में बिल्कुल मतलब व्यवस्था सिस्टम सब कुछ बदल गया, पर यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर था वो तब भी ऐसा था और अब भी ऐसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे समस्या ये आई कि विश्व जैसे जैसे बदलता गया, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कोई बदलाव नहीं आया, तो कई बार मांग उठी कि सुरक्षा परिषद में बदलाव करा जाए। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो अब आपको टॉपिक बिल्कुल कभी बुक भी नहीं उठानी पड़ेगी, एकदम अच्छे से समझा दूंगा, ध्यान से देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने हैं, यानी 1939 से 45 वाली जो हम की बात करते हैं उसके बाद ही आया है ये सब कुछ। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ, 15 थी तब भी और आज भी 15 है। वर्तमान समय में विश्व में बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ, किस प्रकार से यूएसएसआर खत्म हो गया, किस प्रकार से अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, किस प्रकार से चाइना का वर्चस्व बढ़ने लगा। विश्व बिल्कुल बदल गया, पर सुरक्षा परिषद नहीं बदला, ठीक है। ऐसे में कई बार सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों ही सदस्यों को बढ़ाने की बात चली। स्थायी सदस्य 5 हैं, अस्थायी सदस्य 10 है। ऐसा नहीं कि केवल ये वीटो वाले मेंबर ही बढ़ा दो, यहाँ पे बात इनको भी बढ़ाने की चली, यानी इधर भी संख्या बढ़ाओ और इधर भी संख्या बढ़ाओ, यानी दोनों तरफ संख्या बढ़ाओ, ये बात चली है। तो इसको लेकर कुछ क्या क्या हुआ है इसको समझते हैं थोड़ा। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के भी ज्यादातर देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठी है। सुधार होने चाहिए, इस बात पे सभी तैयार हैं। जब भी मतलब वहां पे एक महासभा जो थी यूएनओ की महासभा में ये सवाल उठाया गया, क्या सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी जिसको यूएनएससी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, पूछा गया यूएनओ की महासभा में क्या इसमें बदलाव होने चाहिए। सबने हाथ उठा दिया और सबने कह दिया यस, बदलाव होने चाहिए। परंतु जब ये क्वेश्चन आया कि सुधार कैसे किया जाए, तो इस पे कोई हल नहीं निकला, कोई ठोस मतलब कोई बात नहीं सामने आई कि ऐसे होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ये समस्या आई। तो ऐसे में क्या हुआ, ये बात है लगभग 1992 के आसपास की। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव लाया गया। 3 मुख्य शिकायतों पे बात चली। यहाँ पे शिकायतें क्या थी? ये शिकायत थी सबसे पहले कि जो सुरक्षा परिषद है वो आज की जो राजनीतिक वास्तविकता है, यानी आज का जो राजनीतिक जो माहौल है उसकी नुमाइंदगी नहीं करती।
बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये बनाई गई थी उस समय दुनिया का माहौल अलग था। शीत युद्ध का दौर था, दो महाशक्तियां थी, गुटबाजी चल रही थी उस समय। बेशक से इसका जो भी रहा हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज माहौल जो है वो बदल गया है, तो ऐसे में ये राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं करती। दूसरी शिकायत क्या थी कि जो सुरक्षा परिषद है, इसके जो भी फैसले होते हैं उसमें जो पश्चिमी मूल्य है, यानी जो वेस्टर्न कंट्री हैं, उनके हित, उनके फायदा ही नजर आता है। यानी ये जो यूएनएससी है, ये जो भी मतलब फैसला लेती है उसमें किसका फायदा होता है? जो वेस्टर्न देश हैं, पश्चिमी जो देश हैं, उनके जो मूल्य हैं उसको, और इस पे कुछ चंद देशों का दबदबा है, यानी जो चंद देश जिनका दबदबा है उनके हक में फैसला हो जाता है। बाकी दुनिया के देशों से ज़्यादा फर्क इसको नहीं पड़ रहा है, यानी इससे दुनिया के देशों को, सभी देशों को फायदा नहीं हो रहा, कुछ चंद देशों को भी फायदा हो रहा है। तो ये शिकायत इसकी सामने आई। तीसरी शिकायत ये सामने आई कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं तो आप यहाँ पे समझते हो कि 2 प्रकार के देश है, एक तो स्थायी 5 हैं और अस्थायी 10 हैं। इन 5 को वीटो पावर मिली हुई है और 10 को बदल दिया जाता है 2 साल के बाद। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। इनको वेटेज ज़्यादा मिली हुई है और ये तो बदल दिए जाते हैं, इनकी कोई वेटेज ही नहीं है। ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कोई बच्चा कि वीटो पावर क्या है। तो वीटो पावर एक तरह का निषेधाधिकार है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई फैसला लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें वीटो पावर वाले जो देश हैं, कोई फैसला लिया जा रहा है तो वीटो पावर वाले देशों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया। अगर मान लो 5 देश हैं, पांचों के पांचों सहमत हो गए तो वो फैसला लिया जा सकेगा बिल्कुल। लेकिन अगर 5 में से 4 ने सहमति दर्शा दी, बोला यस, लेकिन एक ने मना कर दिया, यानी एक ने अपनी वीटो का इस्तेमाल कर दिया, तो उस एक की वजह से उन 4 की बातों को नहीं माना जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की बात चली थी, ठीक है, तो जो रूस था, रूस ने यस कर दिया कि हाँ दे दो। उसके बाद कुछ समय के बाद जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने भी यस कर दिया कि हाँ भाई सदस्यता भारत को दे दो। इसके बाद अमेरिका ने भी एक समय में कह दिया कि भारत को सदस्यता दे दो। फ्रांस जो है, फ्रांस ने भी कह दिया कि सदस्यता दे दो। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने इस पे वीटो लगा दिया कि भाई नहीं, भारत को सदस्यता मत दो। अब ये 4 सहमत हैं पर ये सहमत नहीं है, इसकी वजह से नहीं मिल पाया। समझ रहे हो आप इस बात को? इसी को कहते हैं वीटो, यानी वीटो रोक सकता है किसी काम को, तो ये है। तो आप कह सकते हो कि इसमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। समझ गए आप? अब आगे देखो। 1992 में ये शिकायतें आ गई। अब ऐसे में भाई महासचिव के सामने समस्या आई कि क्या फैसला लिया जाए। तो उन्होंने 1997 में, जो कोफी अन्नान थे महासचिव, इन्होंने 1997 में जांच शुरू करवा दी। और जांच इस बात पे थी कि सुधार जो होंगे वो किस प्रकार कराए जाए। तो भाई जो अगर नए सदस्य इसमें डाले जाएं तो वो सुरक्षा परिषद में जो नए सदस्य डाले जाएंगे वो कैसे चुने जाएं। अगर स्थायी सदस्य किसी को बनाना है तो किस आधार पे बनाएं, अस्थायी सदस्य किसी को बनाना है तो किस आधार पे बनाएं, कैसे सदस्य बना दें हम, क्या मतलब उसके पास योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होना चाहिए जिससे हम किसी देश को स्थायी या अस्थायी सदस्य में डालें। ठीक है, अस्थायी तो चलो बनते रहते, पर स्थायी में सबसे बड़ा पंगा है कि स्थायी जो है वो 5 के 5 ही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, ये कुछ बातें सामने आई और इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो इस तरीके से कहा गया है कि उस देश को परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है जो बड़ी आर्थिक ताकत हो। समझ जाओ, इन पॉइंटों को बिल्कुल ध्यान से रखो, याद रखो, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। उन देशों को बनाया जाए जो बड़ी आर्थिक ताकत हो, या जो बड़ी सैन्य ताकत हो, जिसके पास बहुत बड़ी सेना हो, और जो यूएनओ में अपना बहुत अच्छा बजट, अच्छा पैसा देता हो, योगदान करता हो। आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक बड़ा देश हो। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, ऐसे देश को शामिल कर लिया जाए। या ऐसा देश जो भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से बहुत ही मतलब दुनिया की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, ऐसे देश को ले लिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट रखे गए कि जिसमें ये काबिलियत है जिस देश में, उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। समझ गए आप? लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन पाई, ये पॉइंट रखे गए, सुझाव रखे गए, पर यहाँ पे कुछ चीज़ों में अड़ंगा आ गया। वो कैसे आया देखो, यहाँ पे एक पॉइंट था, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो।
अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, यानी कि किसी देश को अगर यूएनओ में सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है तो उसको अपनी आबादी बढ़ानी होगी, इसका तो मतलब यही है। अब आबादी बढ़ाने से ही फायदा होता है या आबादी बढ़ाने से नुकसान होता है, संसाधनों पे क्या असर पड़ता है ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में नहीं आया। फिर बजट में योगदान देता हूँ, ठीक है भाई बजट में योगदान देता हूँ, पर कितना योगदान देता हूँ, अगर तुम ये बोल दो भाई इतने मिलियन डॉलर अगर देगा तो उसको कर लेंगे तो फिर भी बात है। पर यहाँ पे तो बजट में सभी देश ज़्यादातर अपना योगदान देते हैं अपने अपने हिसाब से, पर कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं। क्या बड़ी सैन्य ताकत हो, बड़ी सैन्य ताकत हो ठीक है, पर कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्थिक ताकत, मतलब ये जो पॉइंट रखे गए ये पूरी तरीके से नहीं मतलब क्लियर नहीं थे, तो इसलिए भी मतलब आगे दिक्कत आई। और अभी तक भी 5 सदस्य जो परमानेंट है वही बने हुए हैं, 5 से सदस्य संख्या बढ़ा के 6 नहीं की गई। और अभी जो कोरोना और ये सब चल रहा है इसमें कहा गया था कि सुरक्षा परिषद से चाइना को हटाना चाहिए, और भारत को उठाने की मांग तो कई बार की गई है, लेकिन फिर भी मतलब नहीं हो पाता है, तो आप समझ सकते हैं ये है। तो इस प्रकार से ये जो है सुरक्षा परिषद को विस्तार देने की बात तो चली है, पर सहमति कई जगह पे नहीं बन पाई है और आज तक इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई नहीं गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं ली है, मैंने केवल उतना ही पढ़ाया है जो आपके न्यू सिलेबस के उसमें पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं दी मैंने वो नहीं पढ़ाई, पर कोई चीज़ दी है तो वो मैंने पढ़ा दी है, तो आप इसे ध्यान रखें। लेकिन आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियो को देखें जहाँ पे मैंने पूरा A to Z चैप्टर बनाया हुआ है, उसको भी साथ के साथ जरूर टाइम निकाल के देख लें, वरना आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। नया तो आप जो देख रहे हैं उसको तो देखें क्योंकि ये तो चेंज है ही, लेकिन पुराना भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।